नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उज़्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुश आमदीद। जनाब, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, खैरियत के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ। आज के साल का आखिरी दिन आप इंजॉय कर रहे होंगे, और अगर अभी तक इंजॉय करने उठे नहीं हैं तो उठ जाइए ताकि इंजॉय कर सकें, क्योंकि कल एक नया साल होगा, नई उम्मीद के साथ, नई मोहब्बत के साथ, नई रवानी के साथ, नई तवानाई के साथ, नई जद्दोजहद के साथ, नई दुनिया के साथ। आपका मुल्क आपका मुंतज़र होगा। इसमें क्या करना है, इसमें किस तरह से अपने आप को अपनी पहचान बनानी है और कहाँ तरक्की करनी है, कहाँ पे आपने वो फ्लॉस थे जो 2024 में आपसे छूट गए और जो आपसे पीछे वो अपॉर्चुनिटीज़ रह गई जिनको आपने अब पकड़ना है, और अभी से आपने उस चीज़ के ऊपर काम करना है, मेहनत करनी है, और अपनी ज़िंदगी को जो 2024 में आपके रह गई हैं कुछ चीज़ें, उनको आपने पाए तकमील तक ले जाना है। कितने सारे ऐसे बच्चे हैं और कितनी सारी ऐसी माएँ हैं जिनकी जो पेंडिंग चीज़ें 2024 की, मैं सिर्फ अपने रोज़मर्रा के कामकाज के हवाले से बात नहीं करी, मैं कामकाज उन कामों के हवाले से बात कर रही हूँ जिसकी प्लानिंग सालों चल रही होती है, जिसमें बच्चों को तालीम दिलवाना या उनको आगे बढ़वाना, या फिर बच्चों का जो फ्यूचर की जो बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं या आगे बढ़ रहे होते हैं, उनके सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन हो गई। शायद 2024-23 में वो जो सब्जेक्ट्स है वो कुछ और थे, वो इतना मैटर नहीं करते थे, लेकिन अब आपको लग रहा है कि नहीं जी, 2025 में या आने वाले सालों में हमारे लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या साइबर क्राइम ये बहुत ज़बरदस्त और बड़े सब्जेक्ट्स हैं, इनमें हमारे बच्चों को जाना चाहिए। तो वो बहुत सारे ऐसे मिले जुले थाट्स आपकी ज़िंदगी में और आपके जहनों में आ रहे होंगे जो जिसके ऊपर आपने रह के काम करना है, और जो बुनियाद है 2024 की वो आपको आगे 2025 में खड़ा करेगी। तो इसी के ऊपर बात भी करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हमारे मुल्क में 2024 कैसा रहा, हमारे मुल्क में 2024 में हमने क्या खोया और क्या पाया, और किन ख़तरनाक और किन पुलिस रातों से हम गुजरे, और किस जगह पे हमें रिलीफ मिला और हमारे मन को सुकून मिला, और क्या ये रिलीफ, ये ठंडक हम 2025 में उसी तरह की ठंडी हवाएं दे के जाएगी और हमारा मुल्क पाकिस्तान तरक्की की राहों पर गामजन हो जाएगा, या फिर हमें अभी भी बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। तो जनाब, चंद ही घंटों की दूरी पर हम 2025 में दाखिल हो जाएंगे। तो मैं एडवांस पे भी वैसे भी सबको नए साल की मुबारकबाद देती हूँ, लेकिन अगर ओवरऑल कराची में हम बैठे, हम कराची के हवाले से बात करें तो बड़ी रौनकें, बड़ी मौजें हैं। इस वक्त आप निकल के बाहर देखें, बड़ी खूबसूरत सड़कें सजी हुई हैं, और नए साल की जो शुरुआत होती है जिनको हम मंचले कहते हैं, लेकिन मैं जब भी बात मंचले, सियासी मंचलों की बात आती है तो मैं उनको इसलिए हटा देती हूँ कि भाई हमारा नौजवान बहुत ही जुगाड़ू, बहुत ही मेहनती नौजवान है। आप मुझे देख लें, देखिए मैं आपके साथ बैठी हूँ ना, ये स्पिरिट और ये जज्बा हर नौजवान में होना चाहिए। मेरा पाकिस्तान कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो फॉल कर सके। जिसका नौजवान तरक्की करना चाहता हो, जिसका नौजवान अपने तय आप आगे बढ़ना चाहता हो, जो जुगाड़ू भी हो, वो कभी पीछे नहीं रह सकता। तो बहरहाल हमारा टॉपिक यही है, इसी के ऊपर बात करेंगे। मेरे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी बैरिस्टर अली ताहिर साहब मौजूद हैं यहाँ पे, साथ ही साथ नदीम मौलवी साहब मौजूद हैं। दोनों ये तज्ज़ियाकार भी और अपनी सहाफ़ती जो उनकी एक्सपर्टीज़ है उससे और अपने पेशे के हवाले से वो हमें इतनी गहराइयों के साथ अपना तज्ज़िया देते हैं कि हमें समझ आता है कि ठीक है जी, अगर हमने 2024 में कहीं फ्लॉ किया तो वो क्या किया, या अगर हम आगे 25 में आगे बढ़ रहे हैं तो हम तरक्की की किन राहों पे होंगे। आप दोनों हज़रात को अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, खैरियत से। अली साहब कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच, प्लेजर बीइंग ऑन योर शो। आप लोग को सुबह सुबह मैं बुला लेती हूँ, सर्दियों में तो आप लोग की जो है वो कहते हैं ना, वो जो सुबह की नींद होती है जिसमें से आपको ब्लैंकेट से निकलने का दिल नहीं कर रहा होता, वहाँ पे तो हम थोड़ी चोट लगा देते हैं। नहीं देखिए, मैं तो वैसे भी वकील हूँ, मुझे तो सुबह उठना ही पड़ता है। बस जिस दिन छुट्टी हो, अब उस दिन उठना ज़रा मुश्किल होता है। आप छुट्टी वाले दिन बुला लेती हैं तो वो तो क्या करें, ज़रा मुश्किल होता है। ये जो हमारी आवाम बैठी हुई है वो भी तो आपको सुनना चाहते हैं, वो भी तो आपके लिए आपको देखना चाहते हैं ना, तो मैं कैसे आप दोनों के बीच में आ जाऊँ? नहीं, आपकी काइंडनेस है, थैंक यू वेरी मच। नदीम साहब, हम थोड़ा सा हम एक ओवरव्यू, पहले तो माशी हवाले से, इक़्तिसादी, तीन चीज़ें हमारे पास, माशी, माशरती, इक़्तिसादी हवाले से 2024 पाकिस्तान के लिए कैसा रहा, एक छोटा सा मुझे ओवरव्यू दीजिएगा। और अगर बेहतर रहा, क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स है वो ये बताती हैं कि महंगाई में की शरह में 6% कमी आई है, ये पिछले 6 सालों के दरमियान ये कमी आई है, लेकिन आम आदमी कहता है हमें कुछ नहीं पता। आप बता दीजिए। चलें, पहले इससे पहले कि हम टॉपिक की तरफ आए, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से, प्लीज़ आज रात फायरिंग मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप हवाई फायर करते हैं, जिस प्रेशर से बुलेट ऊपर जाता है उससे डबल प्रेशर से नीचे आता है, और फिर किसी न किसी हादसे का इम्कान होता है और सबब बन जाता है। तो प्लीज़, अब हम आएंगे पाकिस्तान में क्या हुआ और क्या होने वाला है। देखिए, अगर हम पाकिस्तान की शुरुआत की, अगर हम महीनों की बात करते हैं सन 2024 की, तो आपको याद होगा पेट्रोल जो था वो 307 रुपये का था और लोग परेशान थे कि भाई कहाँ चला जाएगा। आटा 150 रुपये से बातें हो रही थी 200 रुपये तक चला जाएगा।
FDI में कमी थी। डॉलर को ना भूलिएगा। डॉलर जी, डॉलर तो लोग कहते थे जी नायाब होने वाला है, LCs खुल नहीं रहे थे, परेशान थे, बैंकरप्ट होने वाला है पाकिस्तान में, मसले मसाइल का श्रीलंका वाली हैसियतें दिखाई जा रही थी। जी। इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो 22% तक चला गया। बिल्कुल। अच्छा, अब हम आते हैं कि हमने क्या खोया क्या पाया। इसको रिवर्स बैक कैसे किया? क्या ये हमारी तरक्की है? क्या हमने इसमें मार्का मारा है? अच्छा, जो हम महंगाई की शरह जो हम कह रहे थे कि बहुत तेजी से ऊपर जा रही है, इन्फ्लेशन 40%, तो इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा, क्योंकि आज लोग कहते हैं 40% से नीचे आ गई तो महंगाई खत्म क्यों नहीं हुई। तो जब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन का मतलब ये नहीं है कि महंगाई खत्म हो गई, यानी कि 100 रुपए की चीज आपकी ये नहीं है कि 60 रुपए पे आ गई, 40% कम हुआ। इन्फ्लेशन का मतलब जब हम बात कर रहे होते हैं कि जिस रेट पे वो था उससे 40 गुना ऊपर चला जाता है, तो हम कहते हैं जी 40% इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रही है। ओके। यानी 100 रुपए की चीज थी वो 140 पे। अब 140 महंगाई तो बड़ी ना, आम आदमी को तो ये समझ में नहीं आता ना, वो तो कहता है कि जी 100 रुपए की चीज थी वो 40 रुपए 140 रुपए बढ़ी। चीजें कम कीमतों में कम नहीं होती, महंगाई की जो शरह है जो तेजी से बढ़ रही है, यानी कि बैरूनी कर्जे और बहुत सारी ऐसी, इसको कहा जाता है। ये क्या तरीका है मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाई सिंपल जाती है? अल्फाज में बताऊं, 100 रुपए की चीज थी, अब हमने कहा जी 40% बढ़ गई है, तो यानी 100 रुपए की चीज थी तो 140 की हो गई। फिर हमने कहा कि जनाब अब जो है वो 6% हो रही है, तो 140 रुपए की जो कीमत होती है उससे 6% महंगाई की तरफ हम चले गए, यानी 140 से हम जो है वो 100 की तरफ नहीं आए। तो महंगाई की जो तेजी की जो स्पीड थी वो हमने स्लो कर। इसी के ऊपर मैं थोड़ा सा बात करूं। अली साहब, इन्होंने तो बात की, कुछ नपी तुली गिनी चुनी बिजनेसमैन है माशाल्लाह, और उसके हिसाब से मैं अवामी हवाले से आपसे पूछ रही हूँ कि आवाम तो कहती है कि नहीं हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा और हम जो है वो महंगाई की चक्की में पिसते हैं। आप मुझे बताएं आपका क्या परसेप्शन है, आपका डायरेक्ट ताल्लुक होता है आवाम के साथ? देखिए 2024 मेरे ख्याल में थोड़ी सी मेरी बात नेगेटिव होगी, बट ज़रा थोड़ा रियलिटी चेक की तरफ हमें देखना चाहिए। मेरे ख्याल में इस मुल्क के ऊपर बड़े साने गुजरे हैं 2024 में। बेशक आप वो कश्ती देख लीजिए जो ग्रीस के साहिल के करीब डूब गई, और उसमें एक 16 साल का लड़का था जो इस चक्कर में था कि अगर उसके पास 2.5-3 लाख रुपए इकट्ठे हो गए हैं तो वो किसी तरह इस मुल्क से निकल जाए। ये एक बहुत बड़ा सानिया इस मुल्क के ऊपर हुआ। इसी तरह से जब कारसाज के अंदर 2 लोगों को कुचल दिया गया और वो खातून वॉक अवे कर गई, कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका, ये इस मुल्क के ऊपर एक बहुत बड़ा सानिया हुआ। हमारे फौजी जो शहीद हुए दहशतगर्दाना बुज़दिलाना कार्रवाइयों के अंदर, बहुत बड़ा सानिया हुआ। ट्रेन के ऊपर हमला हुआ। हम उन सारी चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। और फिर इकॉनमी जिस तरह से रही, मेरे ख्याल में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर इकॉनमी नहीं आ सकती। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के अंदर ये साल होता ही आपने एक पूरा नेशनल इलेक्शन चोरी कर लिया जाली कागजात बनाकर, वहाँ से ये साल शुरू हुआ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी शुरू हुई, और आपने साल का इख्तिताम किया 60 और पाकिस्तानी सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल कर कर, जो पूरी दुनिया कहती है कि एक अनफेयर, अनजस्ट, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल ट्रायल था। तो मेरे ख्याल में तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो ड्यू प्रोसेस है, उनके साथ इस दौर में जो 2024 में हो गया है, ये एक मुसलसल ट्रेजेक्ट्री है। हर साल हमारे लिए और ज़्यादा मुश्किल। आपने जो बात की ना अली, ये आपने सियासी हवाले से की, मैं माशी हवाले से भी बात करूंगी। जैसे कि अभी नदीम साहब ने कहा कि 307 रुपये पेट्रोल था और ये दीगर चीज़ें, डॉलर हो गया, गोल्ड हो गया, लेकिन ये तो वर्ल्ड वाइड जब चीज़ें कम और ज़्यादा हो रही होती है तो हमारे मुल्क में भी कम होती है, लेकिन हमारे मुल्क में उतनी कम नहीं होती जितनी होनी चाहिए। मुझे सर माशी तौर पे बताइएगा आवाम क्या सोचती है? वो एक बड़ा मशहूर मार्केटिंग ट्रिक है कि जी आप जो 200 वाली चीज़ होती है उसको 500 रुपये बताकर और फिर उसके ऊपर 20% डिस्काउंट दे देते हैं। ठीक है। तो वो कीमत थोड़ी सी कम हो जाती है, बट अल्टीमेटली वो ओरिजिनल प्राइस से ज़्यादा ही होती है। तो हम भी शायद छोटी छोटी खुशियों में खुश हैं। हमारे साथ उस एक्सट्रीम पे हमें ले गए कि जहाँ पर इकोनॉमिक मर्डर आपने पाकिस्तान के लोगों का किया, और उसके बाद चूंकि अब उससे आगे तो चीज़ें जा नहीं सकती थी, तो हमने कहा जी कि ये बेहतरी हो गई है। मेरे ख्याल में कोई बेहतरी नहीं हुई। बेहतरी उस दिन होगी जिस दिन इस मुल्क के यंगस्टर का एक से इस मुल्क की गवर्नेंस के अंदर आएगा, वो इंस्पायर होगा, उसका कॉन्फिडेंस होगा,
और वाकई एक इकोनॉमिक ग्रोथ हमें नज़र आएगी। इस वक्त तो आपका सारा ब्रेन ड्रेन है, आपके पढ़े लिखे लोग। मैं परसों तरसों को एक शो कर रही थी, उसमें ब्रेन ड्रेन पे ही बात हो रही थी, उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रेन ड्रेन हो रहा। अगर आपकी जो है यूथ अगर बाहर जा रही है तो जाने दो, दुनिया भर की यूथ बाहर जाती है। इंडिया की आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, सबसे ज्यादा इंडियंस है, सबसे ज्यादा चाइनीज है। अगर पाकिस्तान से भी लोग जा रहे हैं तो फर्क क्या पड़ता है, रेमिटेंसेस आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बट ब्रेन ड्रेन में और आपके एक्सपोर्ट में स्किल्ड लेबर का बहुत बड़ा फर्क है। इस वक्त हमारे साथ जो है, हम स्किल्ड लेबर उस तरह से एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, हमारे पास वो कंपनीज यहाँ पे आके सेटल नहीं हो रही। इंडिया से वैसे ही आपका मुकाबला इस वजह से नहीं बनता क्योंकि वहाँ पे ग्लोबल हेडक्वार्टर्स बन रहे हैं कंपनीज के। तो ठीक है, हम खुश होने के लिए ये बात कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त आपका यंगस्टर जो मुल्क से बाहर निकल के जा रहा है वो सिर्फ इस वजह से नहीं जा रहा कि उसके पास बेहतर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। एट टाइम्स वो शायद ओवर स्किल्ड है जो काम वो करने जा रहा है, सर्वाइवल के लिए भी जा रहा है, इस वजह से जा रहा है कि वो अपना फ्यूचर इस मुल्क के अंदर फोरसी नहीं करता। और हम जैसे लोग जिन्होंने जीना यहाँ है, मरना यहाँ है, जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना यहाँ है, जिन्होंने अपनी कब्र भी यहाँ बनानी है, मकान भी यहाँ बनाना है, उनके लिए बड़ा कंसर्निंग है। बैरिस्टर साहब इसी के ऊपर मजीद बात करेंगे, लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की जब आप जैसे नौजवान आके स्क्रीन पे आके ये बात करते हैं कि जी हमने मरना भी यहीं है, हमने जीना भी यहीं है, अपने बच्चों को भी यहीं रखना है, तो दिल में थोड़ी गुंजाइश पैदा होती है और हमारा भी दिल करता है कि हमारा मुल्क तरक्की करे और हम इस तरक्की याफ्ता मुल्क में अपने बच्चों को पाल सकें। नदीम साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। मुझे आपने 2024 का एक ओवरव्यू दिया और आपने बड़ी अच्छी बात की। सबसे पहले तो मुझे इससे लिंक कीजिएगा कि ये जो आपने कहा कि 307 रुपए का पेट्रोल और चाहे डॉलर की कीमत हो चाहे गोल्ड की कीमत हो, ये तो इंटरनेशनली कम हुई तो कम हो गई, लेकिन क्या आप इसके और पर्सपेक्टिव भी देख रहे हैं? आपको नहीं लगता कि ये और कम होनी चाहिए थी जो कि नहीं कम हुई? नहीं, देखिए हर चीज़ को अगर हम देखें इसके इधर तो आपने कहा इंटरनेशनली FDIs की बात करें 81% बढ़ चुकी है। ठीक है। अगर हम FDI का मतलब आम आवाम को मैं बताऊं कि इन्वेस्टमेंट आई है पाकिस्तान में, उसमें से 60% चाइनीज़ की है, ये ऑन रिकॉर्ड है, यानी 60% आपकी इन्वेस्टमेंट आ रही है, जिसकी वजह से हम फोरकास्ट कर रहे हैं कि 32,000 कंपनियां 225 में इंशाल्लाह पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होगी। फॉरेन कंपनीज 32,000 इन्वेस्टमेंट की वजह से, जैसे कि इस वक्त स्टैटिस्टिक ये बता रहे दुनिया के, ये हम नहीं कह रहे, ये दुनिया भर के जो मैगजीन्स है, इकोनॉमिस्ट है। आपने कहा 2024 के हवाले से हम इकोनॉमी पे तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन SCO का इजलास हुआ था, उसका क्या फायदा? आपने कुछ देखा, वाकई कोई फायदा देखा? देखिए, यही वजूहात है जो FDI जब हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है तो इन्हीं वजह से आती है कि आप दुनिया भर के अंदर आप जा रहे हैं और आप एक रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं। ठीक है। और फिर जब इन्वेस्टमेंट आती है तो बेरोजगारी खत्म होती है। फिर देखिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि आज आपने पैसा लगाया और कल फैक्ट्री तैयार हो गई। नहीं, मैं आपकी बात समझ, आपका कहने का मुराद ये है कि ये जो 2023-24 में बहुत सारे, जैसे कि अभी बैरिस्टर साहब ने कहा कि जी इंतखाबी अमल भी हुआ, ये सारी चीज़ें, एक लड़खड़ाती हुई गवर्नमेंट बनी, लेकिन उसने कुछ अभी तक कुछ डिलीवर हुआ है? मेरी बात ये है जो डिलीवर हुआ है उसकी स्ट्रेंथ पे 2025 आपकी बात को मैं आगे लेके जाऊंगी। जिस तरह से नदीम साहब ने अभी ये बात की, आप इनकी बात से मुत्तफिक होते हुए मुझे बताइएगा 2025 कितना स्ट्रेंथन होगा? हम नौजवान पे बाद में बात करेंगे, पहले हम खड़े होने के काबिल तो। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, नंबर्स हम क्रंच कर लेंगे, स्टैटिस्टिक्स क्रंच हो जाते हैं, ठीक है, और ये पूरी दुनिया में होती हैं। मैं आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ द इकोनॉमी, मौलवी साहब इज, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आप हुकूमत बिठाएंगे तो वो भी आपको नंबर्स दे देंगे। ना मैंने ये ऑपोजिशन बिठाएंगे, आप आवाम है, मैं इसलिए दोनों को लड़वा रही हूँ एक्चुअली। होनी चाहिए ना, आवाम अपनी ऑपोजिशन बैठेगी या हुकूमत बैठेगी, दोनों अपने नंबर्स क्रंच करेंगे। जो टेक अवे है वो ये है कि जब तक इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। लेकिन बैरिस्टर साहब मुझे बताएं, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है क्या? अब आपने जो इंतखाबी अमल हुआ फरवरी में, जिस तरह भी हुआ, जैसे भी हुआ, आ गया ना। अब एक तरफ एक चीज एक कोने डब्बे में बड़े अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन कर दिया, जिस तरह भी हुआ हो गया, जैसे अब भी जो हुआ है हमारे पास उसी पे हमें आगे बढ़ना है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, मतलब आपको लगता है कि ये दैट इज नॉट हाउ कंट्रीज कैन प्रोग्रेस, कि जो हो गया वो हो गया। दिस इज नॉट हाउ कंट्रीज प्रोग्रेस। डू यू थिंक ये दोबारा रीबिल्ड पे जाएगा या ये खत्म होगा फिर दोबारा? 60 अरब से ऊपर पैसे खर्च कर दिए। अगर आपने जाली कागजात ही बनाने थे, फॉर्म 47 ही बनाने थे, तो मैं तो ये मशवरा दे रहा हूँ
कि वो 60 अरब आप अब तो हो पाकिस्तान के गया। लोगों को दे दे, बट दैट इज द पॉइंट, ये आपको दोबारा स्पेंड करने पड़ेंगे, बिकॉज दो चीजें होंगी, या तो आप फरवरी 8 जो है उसको दोबारा से खोलेंगे, वो आप खोल नहीं खोलेंगे सकते, नहीं। खोल इस वजह से नहीं सकते कि बहुत से लोगों की चलिए गर्दनें मुझे उसके चले अंदर वैसे फंस आप जाएंगी। बता दें कि 2025 You जो have आप to इस go for a re-election. हर ये this is my I question. see 2025. Yeah. This is Election year. obviously गैब का इल्म अल्लाह ताला के अलावा किसी के पास भी नहीं है, बट मेरा जो एनालिसिस है, I see 2025 as an election year. इस जो जिस मोड़ पे आप आ गए हैं, इससे निकलने का और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, अच्छा। सवाए इसके कि तमाम जो सियासी कुव्वतें इस मुल्क में हैं वो साथ बैठें, जिसका जो काम हो वो अपना काम तो करना यहाँ पे शुरू आप करें। मजलूम किसको देख रहे हैं? वो मजलूम आ जाएगा बाहर और कुछ 2025 में भला होगा? मैं देखिए ये वो पूछ वो जिस आप मजलूम की बात कर रही हैं कि वो बाहर आ जाएगा, वो खुद को चूंकि मजलूम नहीं समझता, तो मैं तो उसको मजलूम नहीं, कह नहीं हम सकता। हम वो सिर्फ तो इसलिए वो कह तो रहे हैं कि खरा ये है। बात चूंकि आप किसी को आपने नहीं, खुदे लाइन चूंकि- लगा दिया, दैट्स आई एम आस्किंग नहीं, कि but वो एक अंदर है, he अब is वो मजलूम still जो है the बेचारा most- नहीं उस्मा, but you will have to see he is not खुड्डेलैन is somebody who becomes irrelevant. Yeah. वो जो बाहर बहुत सारे हैं, जहांगीर तरीन शायद खुड्डेलैन हो, नवाज शरीफ शायद खुड्डेलैन हो, he is not in the That's country. why, क्योंकि देखिए अभी हम जो कैदी करंट नंबर पोजीशन 804 is not खुड्डेलैन. He नहीं is आपने आज the मेरे बड़े most- मन की बात करी, मेरा दिल को He is ठंडक मिल the गई। most relevant man in Pakistani politics right now. अच्छा। मुज़ाकरात हों, फॉरेन रिलेशंस हो, सिक्योरिटी लेकिन सिचुएशन जब हो, किसी के हाथ काट दिए जाए, बांध दिया जाए, तो उसको खोलना तो पड़ेंगे ना। देखें ये वो ताकत क्या से होगा? हाथ ताकत कब तक है? बांधने और खोलने मैं की इतनी खुल ताकत के नहीं बोल सकती, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ आप समझ रहे मैं हो। समझ रहा हूँ, बट मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, हाथ खोलने की और बंद करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। यकीन है। अगर किसी को ये गुमान है नहीं, तो कि ये वो तो फिर किसी की इज्जत पॉपुलैरिटी को अफेक्ट खत्म कर कर देगा, देगा, हाँ। तो ये उसका गुमान है, और वो गुमान हमने टूटते हुए देखा है। आप ये देख लीजिए ना कि आपने इलेक्शन सिंबल ले लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड टीयर लीडरशिप अंदर कर दी, हर साल तरह का इसी में जुल्म गुजरा कर है ना, दिया, सियासी- कन्विक्शंस कर दी, लेकिन 8 फरवरी को लोगों इस वक्त भी दे आर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन पार्लियामेंट, इवन नाउ आफ्टर व्हाट दे कॉल अ रिग्ड इलेक्शन, दे आर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट अगर उनको कहती है कि आप रिजर्व सीट्स दे दें, जो उन्होंने कहा है वो अगर इंप्लीमेंट हो जाता है सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, दे विल मेक देयर गवर्नमेंट। आपने तो बड़ी खबर दे दी मुझे, मैं तो इसे ही कह रही हूँ, मेरे नाज़रीन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, 2025 इलेक्शन का साल आपने कह दिया, क्यों नहीं? जी मैं तो वैसे ही देखिए, सिर्फ एक रिमार्क मैं करूं कि मैं 2024 का जब इलेक्शन हुआ था, आई सेड इट देन कि ये 1.5 साल से ऊपर पार्लियामेंट नहीं चल सकेगी, इतना अपहीवल हो जाएगा, और ये चंद हफ्तों की बात है। जनवरी में ट्राइब्यूनल से कुछ फैसले आ रहे हैं, मैं चूंकि बहुत डायरेक्टली कनेक्टेड हूँ, मैं खुद इलेक्शन पिटिशंस चला भी रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कुछ फैसले ट्राइब्यूनल से आ रहे हैं, वो फैसले आ जाएंगे तो गंद इतना फैल जाएगा कि आपको उसको समेटना पड़ेगा, और समेटने का एक ही तरीका है कि पुरानी चीज़ों को भुलाएं और लेट्स गो टुवर्ड्स अ न्यू इलेक्शन। ठीक है जी नदीम भाई। देखिए मैं ये समझता हूँ ये जो सियासत है कि सिर्फ इलेक्शन के दौरान होना चाहिए, वरना क्या होता है कि बच्चे जेल चले जाते हैं सड़कों पे आके, और लीडर जो है ना कोई नहीं जेल जाते हैं। गोलियां भी बच्चों को पड़ती हैं, लीडरों को आज तक मैंने कभी गोली मरते खाते हुए देखा नहीं, लेकिन नहीं हम देखा। वही बात है। ठीक है जी, वो जो है ना कोई ना आपने देखा होगा कुछ अभी कुछ लेकिन अर्से अभी पहले 2-3 दिन वो पहले गाड़ी में बैठ के बेनज़ीर फरार भुट्टो हो की रहे हैं। वो हो गई है। देखिए देखिए, हाँ। ये एक्सेप्शनल्स कुछ हमारे लीडरान हैं जिन्होंने तारीख पैदा करके चले गए इस दुनिया से, वरना आम तौर पे आप देखते हैं बच्चों का और आवाम का जो हाल होता है, 3 अरब डॉलर के ऊपर आपके रिजर्व्स थे, लोग एलसीआर नहीं खुल रही थी, बैंक्स आपको जो है ब्लैकमेल कर रहे थे। आज 12 अरब डॉलर पे जब हम चले जाते हैं और फिर हम वही रोना रोए कि रोडों पे आए, सड़कों पे आए, सियासत करें, और फिर क्या जो आटा हमारे को 150 से 200 की बात हो रही थी आज 100 रुपए के अंदर मिल रहा है, फिर हम फिर महंगाई की तरफ जाएं, फिर रोना रोए, फिर एक अच्छा चलें, ये मैंने आपकी 70 काफी सालों आपने से अच्छी बात मुझे हम सियासतदानों की वजह से जी आज हम गरीब रहे हैं, क्योंकि सियासतदान आवाम का भी थोड़ा सा इसमें अमल दखल होता है। अब दुनिया भर में जाके देखिए महंगाई का जो आलम है वो अपनी जगह है, लेकिन मुझे एक बात बताएं, ब्रेन ड्रेन हो क्यों रहा है, बच्चे जा क्यों रहे हैं, हमारे मुल्क में अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं है काम की? मुझे मेरा सवाल ये है। हमारे यहाँ देखिए विजन नहीं है, ब्रेन ड्रेन। इंडिया कहते हैं आप हमारे आदमी ले जाओ ताकि बाहर मुल्क में जाके वो पैसे कमा के पाकिस्तान में आए। आज जो हमारे पास रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ है वो क्यों हुआ है? वजह ये है कि जब ये लोग तो कोशिश करते हैं अपने लोगों को ठीक है, बाहर आपकी भेजें। बात अपनी जगह से है, आसान लेकिन नहीं फिर है। भी मुझे बताएं आसान नहीं है जी। अभी मैं कोई सर्वे पढ़ रही थी, आपके उसमें मुल्क मुझे में मैंने टैलेंट डिटेल है, मैं कहीं कोई जी। पॉडकास्ट देख रही थी तो उसमें उन्होंने कहा कि ये जो अभी जो बच्चा या जो फैमिली जो पढ़ने के लिए जा रहा है, अगर उसका खर्चा 30 लाख आ रहा है
2025 सितंबर में ये 60 लाख पे पहुंच जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि ये एक तो बर्डन भी है, और पाकिस्तान में होने क्या वाला है इतनी खतरनाक है। मैं बड़ी बड़ी पोजीशन होल्डर्स, जो पढ़ाई की पोजीशन होल्डर्स की बात नहीं कर रही, जो अपने अपनी कंपनीज में, ऑयल कंपनीज के बड़े बड़े टॉप पोजीशन पे रहने वाले, काम करने वाले लोगों को यहाँ से भागते हो जाने का, अभी सारा सब कुछ सुन लिया कि वो चाह रहे हैं जिस सब वाइंड अप करें हम निकल जाएं। देखिए, आप बात करिए कि भाग, ये अल्फाज गलत है। चाइना टाउन पूरी दुनिया में बन गया। चाइना एक वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी है। वो क्यों जा रहे हैं? क्यों? दे वांट टू एक्सप्लोर। हम अपने यहाँ से जब कोई चीज जा रहे होते हैं डेवलप करने के लिए, कह देते हैं, हम अपने पाकिस्तानियों को अंडर एस्टिमेट करते हैं। बिल्कुल सही। देखिए, हमें बड़ा फख्र होना चाहिए कि हमारे पाकिस्तानी भी अब दुनिया भर के अंदर है। फॉरेन रेमिटेंसेस, ओवरसीज पाकिस्तानी, बड़े फख्र से हम कहते हैं हमारे भाई हैं। तो ये कौन है ये ओवरसीज? आप कल को ओवरसीज पाकिस्तानियों को आप कहोगे भगोड़े हैं? क्या आप कहोगे कि ये ब्रेन ड्रेन है? नहीं, ये हमारी स्ट्रेंथ है दुनिया भर। बड़ी अच्छी बात की आपने कि हम बार बार ये बात कर देते हैं कि पाकिस्तान से सब जा रहे हैं, यूथ जा रही है, लोग अपनी अपनी फैमिली को पूरा लेके जा रहे हैं, भाग रहे हैं। तो भागने का लफ्ज़ थोड़ा सा नामुनासिब है मेरे ख्याल में। नदीम साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि स्प्रेड हो रहे हैं, ग्रो करने के लिए, ग्रोथ के लिए रेमिटेंसेस आते हैं, अपने मुल्क में आते हैं, हम इसको क्यों कहते हैं? और अगर पाकिस्तान में आबादी ज़्यादा है और दुनिया के दूसरे खित्तों में आबादी कम है, तो व्हाई नॉट दे, वो क्यों ना जाएं? बैरिस्टर साहब, मुझे ये बताइए, हम जब भी बात करते हैं, हमारे लिए सबसे बेस्ट जो हमारा यूथ है, उनका उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी नौकरियां, या फिर उनको एंटरप्रेन्योर बनाना, इन हालात में जो हालात गुजरे, अगर यूथ बाहर ना जाए तो क्या करे? फिर वही बात आ जाती है कि अगर बाहर जा रहे हैं तो अपने आप को ग्रो करने जा रहे हैं ना, या आपको लगता है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पाकिस्तान में फिर भी देनी तो चाहिए, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। 2025 कैसा होगा उनके लिए? देखिए, देयर आर टू वेज टू लुक एट इट। एक तो हम अपनी आंखें एज अ पिजन बंद कर लें और हम अच्छी बातें करते रहें, या फिर हम एक रियलिटी चेक लें। हम क्या करें? हम पिजन की तरह आंखें तो नहीं बंद कर रहे हैं। मेरे ख्याल में परहैप्स हम वो पिजन बनने की ही कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि कंट्रीज आर नॉट बिल्ड ऑन द बैक ऑफ रेमिटेंसेस। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि मेरे लोग बाहर जाएंगे, वो यहाँ पैसे भेजेंगे, उससे मेरा मुल्क बन जाएगा। नुकसान भी है ना, जो आपकी जो क्रीम चीज है, वो तो आपकी क्रीम चीज तो आपकी जा रही है। इफ यू गिव एन एग्जांपल ऑफ अ कंट्री लाइक चाइना, चाइना इज नॉट बिल्ड ऑन द बैक ऑफ अ रेमिटेंस, इट इज बिल्ड ऑन द बैक ऑफ एक्सपोर्ट्स, ऑन द बैक ऑफ इंडस्ट्री। तो आप आइए ना, इंडस्ट्री की तरफ आइए, आप दुनिया में अपने जाल बिछा रहे हैं, एक्सपोर्ट्स की तरफ आइए। द पॉइंट टू मेक हियर इज वेरी सिंपली, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ चॉइस। ये बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तानी डियोस्पोरा बड़ा एक्टिव है और उनकी एक बड़ी पाकिस्तान की तरफ कंट्रीब्यूशन है, और माशाल्लाह वो दुनिया के हर मुल्क में है, यूएस में है, यूके में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूरोप में है, हर जगह। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो ये है कि आपका यंगस्टर इसको एज अ ऑप्शन नहीं लेता कि मैं बेहतर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए बाहर जा रहा हूँ। आपका एक बहुत बड़ा खिता है इस मुल्क के अंदर, जो इस मुल्क से किसी भी सूरत में भागने की कोशिश कर रहा है। इस साल में 3 वाक़यात का तो मुझे पता है, और कितने हैं वी डोंट नो, कि जिसके अंदर इलीगल इमिग्रेशन रूट्स में जाते हुए डजन्स ऑफ पीपल वो समंदर में डूब के मर गए। तो ये हमारे लिए शर्म से डूब के मर जाने वाली बात है कि हमारा यंगस्टर यहाँ से लिटरली, एंड आई यूज द वर्ड अगेन, वो भाग के जा रहा है। वो किसी तरह कोशिश कर रहा है कि मैं यहाँ से निकलूं। अब हम ये कहें कि नहीं, वो इलीगल इमिग्रेशन करके जाएगा तो रेमिटेंसेज आएंगे, लोग मर गए ना रास्ते में, आप देखें ऐसा। एब्सोल्युटली नॉट। इसका तरीकाकार ये नहीं है। आप बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है, एक बड़े अच्छे प्रोग्राम पाकिस्तान में चल रहे थे, ये पिछले 3-4 साल में इफेक्ट हुए हैं। हम बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के साथ बड़े अच्छे प्रोग्राम्स में चल रहे थे। आज भी आपका बच्चा, आई नो फॉर आई हैव 2 सिस्टर्स, बोथ ऑफ देम, वन इज़ इन लंदन, वन इज़ इन ओमान। वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है, उनको बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिली, वो चली गई काम करने, पढ़ने। मेरे जैसा जो आदमी है, नहीं, वो काम कर रही हैं दोनों माशाल्लाह, बहुत वेरी बिग लॉ फर्म्स। बट मेरे जैसा आदमी जो रहना ही इस मुल्क में चाहता है, आप कम से कम, मतलब चलें, आई एम स्ट्राइविंग, बट आप कम से कम मुझे वो सेल्फ रिस्पेक्ट तो कमांड करने देंगे ना। मेरे पास कम से कम इतना तो रूम होगा कि मुझे पता होगा कि मुझे प्राइवेट सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। अब मैं आपके सवाल पे आती हूं। आपने जैसे कहा कि आपके घर में आपकी 2 बहनें लॉयर हैं और वो बाहर सर्व कर रही हैं और आप यहाँ पे हैं, तो आप ये चाहते हैं कि आपको स्ट्रेंथन वो मिले, चाहे वो माशी लिहाज से हो, चाहे वो आपकी मेंटल हेल्थ और साथ साथ आपकी इज्जत के हवाले से। myself, Uzma, what I'm talking about is the youth of Pakistan, to give them opportunities, to give them employment opportunities,
to give them a sense of security which is most this is the important. main यहाँ पे important आपको thing. ये नहीं पता रात को आप मुझे बताएं रात को 1 या 1:30 बजे अगर आपका कोई जानने वाला लड़का नीचे तारिक रोड पे खड़ा है, आप उसे खड़ा होने देंगी? आप कहेंगी बेटा ऊपर आओ फौरन, या कुछ पता नहीं है अभी आएंगे तुम्हारा मोबाइल लेके चले जाएंगे? न्यूयॉर्क में भी बहुत जगह ये पे होता है, न्यूयॉर्क में भी, अमेरिका की बहुत ज्यादा रियासतों में ये सब हो रहा है, लंदन में भी, फ्रांस में भी, on and off होता है। नहीं, नहीं, this is not fair. Uzma, would it be fair to say that Tariq Road is what would be Manhattan downtown? Would it be a fair assumption? Not at all. Let's assume. I'll say Metropole Hotel. I'd say that is Karachi's Times Square. Would that be a fair assumption? Can you imagine something like that happening at Times Square? But can you imagine something like that happening at Hotel Metropole? Absolutely. I'll show you tens of such incidences. So you see, Uzma, we can't compare apples and oranges. We can't say कि भाई कराची नहीं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं तो हमें खुद भी खड़ा होना पड़ेगा, अपने मुल्क को इज्जत देनी पड़ेगी, कुछ तो करना ही पड़ेगा। हम सिर्फ सियासी हवाले से, इक्तिसादी हवाले से हम बात करते हैं, हमारी मोरालिटी, हमारी अपनी बहैसियत एज अ ह्यूमन बीइंग, मैं, नौजवान, आप ना, हम क्या कर सकते हैं? कौन सी ऐसी बेहतरी ला सकते हैं? दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, वो सिन क्वा नॉन है। फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यू नीड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और उसका एक तरीका कार है उस्मा, मैं जितना मर्जी इंटेलिजेंट हूँ, मौलवी साहब जितने मर्जी इंटेलिजेंट हूँ, आप जितनी मर्जी इंटेलिजेंट हो, आपके व्यूअर्स जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो, या वो ना हो, या हम सभी इंटेलिजेंट ना हो, हम सबका एक वोट है, हम सब ने एक वोट डालना है, जो मेजोरिटी कहेगी वो इस मुल्क का डिसीजन होगा। तो जब तक इसी के ऊपर जब तक ये 4 लोग ये लेकिन हम निगेट अगर करते ही रहेंगे तो फिर वो आपका जो आपने जिस पे ट्रस्ट किया है ना, अगेन वही बात आ गई ना, आप जिसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं तो फिर वहीं पे आकर अटक जाएंगे। लेकिन साहब मैं बिल्कुल मैं इसके ऊपर आती हूँ, आखिरी हमारे चंद कलमात हैं, तो मैं चाहूँगी आप हमारे नाज़रीन को थोड़ी सी जो भी होप है वो आप ज़रूर बताएं 2025 के हवाले से यूथ के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जल्दी 30 सेकंड के लिए। देखिए, सबसे पहली बात है, जो बाहर जा रहे हैं वो जो है, जो रेमिटेंस लाते हैं वो एसेट होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट उन्हीं की होती है। पाकिस्तान में बंगले बन रहे हैं, फैक्ट्रीज बन रहे हैं, कारखाने बन रहे हैं, जितने कारोबार होंगे उतने यूथ का फ्यूचर ब्राइट होगा। लेकिन हम 2025 में क्या आप उनको बता रहे हैं? 2025 में क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पाकिस्तान के साथ है, वो है चीन। ऑन रिकॉर्ड आ चुका है कि 60% इन्वेस्टमेंट्स वो पाकिस्तान के अंदर पिछले साल, यानी कि अब जो साल खत्म हो रहा है, वो कर चुके हैं। तो आज अगर हम रोते रहेंगे कि जनाब ये हमें चीन को हमें अपने साथ हाथ में लेके चलना है आगे, और उसी की जॉइंट वेंचर्स पे करेंगे। बैरिस्टर साहब, मैं ये चाहूंगी आप भी, हमारे जो यूथ हमें देख रही है, उनके लिए कोई ऐसा मैसेज, क्या कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आप देख रहे हैं कि नहीं जी 2025 हमारे लिए बड़ा बेहतरी का साल? 2025 is the year we will regain our country, we'll build this country and we'll build it one of the best countries in the world इंशाअल्लाह ताला। मेरे जैसे मुझे पता है बहुत से और लोग हैं जिनका जीना मरना इस मुल्क के साथ है उस्मा, और हमने इधर ही रहना है, इस मुल्क को बनाना भी है और इस मुल्क का कंट्रोल भी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अली ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद है, आपका प्रोग्राम में शुक्रिया अदा करेंगे आने का, और आपको नया साल नई अज़्म नई उम्मीद के साथ आपको भी मुबारक हो। नदीम साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। अल्लाह ताला आप दोनों को अपने अपने पेशों में और आपको अपने बिजनेस में बहुत तरक्की दे, ताकि आने वाली यूथ इससे फ़ायदा उठा सके। आपको भी एक बार फिर से नया साल मुबारक। और जनाब, अब तक की जानिब से नया साल नई उम्मीद और नई किरण के साथ आप सारे देखने वालों को नए साल की मुबारकबाद। इंशाल्लाह हम आपसे कल मुलाकात करेंगे 2025 के पहले दिन। तो मुझे दीजिए इजाज़त, हमारा वक्त हुआ जाता है ख़त्म। पाकिस्तान जिंदाबाद।